नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से देखा जा सकता है, वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में निकाली गई, उसका असर पूरे देश में दिखाई दिया और साथ ही बिहार की जनता ने तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसी का ही असर है, यानी बिहार की जनता ने जिस तरह से उत्साह दिखाया, जिस तरह से विपक्ष जो मैसेज पहुंचाना चाहता था, जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन एकजुट होकर जनता तक बात पहुंचाना चाहता था, जागरूक करना चाहता था, जनता अब जागरूक होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद से कई खबरें निकल कर आई और उससे यह पता चला कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग कई और सवालों में घिर गया है। और अब खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर पलटी मार ली है। जी हां, कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का दबाव ऐसा रहा, असर ऐसा रहा कि चुनाव आयोग अब पलटी मार रहा है। हालांकि लगातार ये देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग घिरता जा रहा है, चुनाव आयोग के पास राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं है। और यही वजह है कि राहुल गांधी से चुनाव आयोग ने 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद या उनकी तरफ से रखे गए सबूतों के बाद जिस तरह से हलफनामा मांगा था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्ञानेश कुमार ने, उसके बाद राहुल गांधी ने हलफनामा नहीं दिया और ज्ञानेश कुमार उनसे दोबारा इस मुद्दे पर बात करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। और इससे साफ है कि चुनाव आयोग विपक्ष के दबाव में है और चुनाव आयोग ये जानता है कि अगर इस मुद्दे को और खींचा गया, राहुल गांधी को घेरा गया या इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता को घेरा गया, तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में पहले ही एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग बुरी तरह घिरा हुआ है। कल एक बार फिर से 8 तारीख को सुनवाई होने वाली है। एक दिन बाद यहां पर सुनवाई की तैयारियां, अभी से सब में इस चीज को लेकर उत्साह है कि आखिर इस बार सुप्रीम कोर्ट क्या कहने वाला है, क्योंकि लगातार पिछली जो भी सुनवाई हुई है एसआईआर मुद्दे पर, लगातार चुनाव आयोग को फटकार ही लगी है और एक बार फिर ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हमने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा का, इंडिया गठबंधन की एकजुटता का, राहुल गांधी के नेतृत्व का असर जैसा कि सोचा जा रहा था, बिल्कुल वैसा ही दिखाई दिया और चुनाव आयोग पलटी मारता दिखाई दे रहा है। तो अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि एसआईआर पर चुनाव आयोग ने पलटी मार ली है, चुनाव आयोग दबाव में है, तो आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्यों इस तरह के दावे किए जा रहे हैं? नहीं, जो चुनाव आयोग का जो रवैया है शुरुआत से, पहले तो विपक्ष किसी को मिलने का टाइम ही नहीं मिलता था। चुनाव आयोग की तरफ से साफ कह दिया जाता था कि भाई हम सिर्फ पार्टी अध्यक्षों से ही मिलेंगे, बाकी लोगों से नहीं मिलेंगे। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार चुनाव आयोग को जो फटकार लग रही है, उसके बाद से ही चुनाव आयोग लगातार अपने जो प्रक्रिया है उनमें लगातार बदलाव कर रहा है। अब जब, क्योंकि आपने बताया जैसे कि सोमवार को 8 तारीख को सुनवाई होनी है और सुनवाई से पहले अब एक खबर आ रही है कि चुनाव आयोग की जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं एसआईआर को लेकर कि भाई आप एक मकान में 900 वोट हैं, किसी मकान में 800 वोट हैं, जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, उसका जवाब चुनाव आयोग के पास में नहीं है। लगातार ये पूछा जा रहा है कि भाई हमको बताओ कि एक गांव में, एक घर में 900 वोट हैं और बाकी गांव में वोट ही नहीं है, तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपने एक मकान नंबर दे दिया है और उसके बाद कोई दूसरा मकान ही नहीं गांव में। तो अब उसको लेकर जो चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम गांव में कई जगह मकान नंबर नहीं होते हैं। लेकिन भाई ऐसा तो संभवतः कोई भी गांव नहीं है, जो भी थोड़ा भी बड़ा गांव होता है उसमें कुछ ना कुछ तो होता है। उस एरिया का यदि मकान नंबर भी नहीं है तो फिर उस एरिया का कि भाई मंदिर के पास वाला जो घर है या कुछ जो भी चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ उनका सांकेतिक नंबर जरूर होता है। लेकिन कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ एक मकान का नंबर पकड़ लेते हैं और उसमें ही पूरे गाँव के वोट आप बता देते हैं कि ये पूरे गाँव के वोट हैं। और जब ये पता चलता है कि गाँव के जो ओरिजिनल मतदाता हैं उनके तो नाम ही नहीं है, उनमें जो आपने 800 और 700 मकान जो वोटर बना दिए हैं वो उस गांव में रहते भी नहीं है। तो इस तरीके के कई घपले और घोटाले जो कांग्रेस की तरफ से लगातार सामने लेके आए जा रहे हैं, उसको लेकर चुनाव आयोग के पास क्योंकि जवाब तो कुछ बचा ही नहीं था, तो इसीलिए अब उन्होंने कहा है कि हम हर मकान को अलग से नंबर देंगे और अगर मकान नंबर के नहीं है तो फिर हम आधार संख्या से उसको जोड़ देंगे। भाई अगर ये चीज आपको करनी है तो आपको इस चीज को पहले से भी करना चाहिए था, ताकि एक चीज पता तो चले कि भाई जो गांव है उसमें कितने मतदाता हैं और जो उनके मकान है, आवास जो संख्या जो भी कुछ हो, कम से कम पारदर्शिता होनी चाहिए। और अगर आप 800 700 जो भी मकान नंबर दे रहे हैं तो उसका जवाब भी देना चाहिए। जवाब तो चुनाव आयोग की तरफ से कुछ आता नहीं है और एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है और वही सब कुछ इस समय चल रहा है। जैसे राहुल गांधी ने सवाल उठाए लगातार और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं
जब 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 उन्होंने मुझे जो SIR ड्राफ्ट की जो लिस्ट आई है उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस की तरफ से डेली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें बताया जाता है किस बूथ पर किस तरीके से एक मकान में तमाम वोट बने हुए हैं। और बात खाली गाँव की नहीं है बल्कि कई शहरों में स्थिति है। आप ये तो नहीं बोल सकते कि भाई शहरों में मकान नंबर नहीं है या कस्बों में नगरों में मकान नंबर नहीं है। ये चीज़ खाली गांव में नहीं है, हर जगह दिखाई दे रही है और चुनाव आयोग के पास में कोई जवाब नहीं है। और इसी को लेकर अब उनका एक नया जो जिस तरीके से उन्होंने सिबुगा छोड़ दिया है कि हम हर मकान को एक संख्या जरूर देंगे। तो अब जब ये संख्या दी जाएगी तो क्या बिहार चुनाव में इसको लागू करेंगे आप या फिर बंगाल चुनाव में आप इसको लागू करेंगे? आप इस प्रक्रिया को कब से लागू कर रहे हैं? कम से कम इस चीज़ का की भी सफाई आनी चाहिए थी। लेकिन चुनाव आयोग में जो चलता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई शुरू होने वाली होती है चुनाव आयोग के खिलाफ तो चुनाव आयोग की तरफ से इस तरीके के बदलाव शुरू हो जाते हैं। अब 8 तारीख को सुनवाई है, उससे पहले इस तरीके की खबरें आ रही हैं। लेकिन क्या चुनाव आयोग जो चीज़ बोलता है उस पर अमल भी करेगा? जब तक अमल नहीं करेगा तब तक ये कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है कि भाई जो चुनाव आयोग बोल रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब SIR को लेकर जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं या फिर हम 7 अगस्त की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें जिसमें राहुल गांधी ने महादेवपुरा सीट को लेकर जो बहुत बड़े खुलासे किए और उसके बाद से राहुल गांधी ये बात दोहरा रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक सीट का मामला है। ऐसे कई सीट्स हैं, यानी लगभग 48 सीटों का शायद जिक्र राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है। और अभी हाल ही में जब वोटर अधिकार यात्रा का समापन था, समापन के दौरान राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि इस बार हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। पहले एटम बम फोड़ा था और इस बार हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और इस बार राहुल गांधी के निशाने पर सीधा सीधा PM मोदी हैं और इसी सब का असर देखा जा सकता है। यानी जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा तेजी से आगे बढ़ी उसको जनता का समर्थन मिला। समापन में भी देखा गया कि पूरे इंडिया गठबंधन का जुटान था। पूरी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो 16 दिन की ये यात्रा थी उसमें पूरे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तमाम इंडिया गठबंधन के विपक्षी दल एकजुट दिखाई दिए। यानी सिर्फ बिहार के चुनाव में राज्य तक सीमित नहीं रहा ये चुनाव, अब ये चुनाव पूरे देश में इसका असर दिखाई दिया और पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर बिहार पर फोकस कर रहा है क्योंकि बिहार बहुत ज्यादा मायने रखता है। और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग बुरी तरह घिर गया है, चुनाव आयोग की पोल पट्टी बार बार खुल रही है, उसको लेकर चुनाव आयोग अब दबाव में है। क्योंकि जिस तरह की बात अभी अविनाश जी आपने बताई कि मकान नंबर को लेकर उसमें रहने वाले लोगों को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे किए गए हैं राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तमाम विपक्षी दलों की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से कि किस तरह से एक मकान में सैकड़ों लोग रह रहे हैं, कई हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं और उसका कुछ अता पता नहीं है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई झोलझाल चल रहा है और इसी को लेकर तो विपक्ष लगातार शुरुआत से SIR पर सवाल उठा रहा है। लगातार SIR को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि सिर्फ इसके सहारे से बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है, बीजेपी के लिए ही SIR प्रक्रिया की जा रही है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के भी वही सवाल थे जो सवाल विपक्ष उठा रहा है। सबसे पहला सवाल तो यही था कि आखिर यह काम चुनाव आयोग क्यों कर रहा है, गृह मंत्रालय को यह काम करना चाहिए। फिर सवाल उठे कि नागरिकता को शायद पहचानने के लिए या फिर जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जो CM है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि पिछले दरवाजे से NRC लागू करने की प्रक्रिया है ये। और आगे चुनाव आयोग की तरफ से जो बयान आए, जो नोटिफिकेशन जारी किए गए, उसमें नागरिकता का मुद्दा भी उठा था अविनाश जी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो जो आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहा है, वोटिंग लिस्ट में धांधली को लेकर, वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर या फिर SIR प्रक्रिया के आड़ में बीजेपी को फायदा पहुंचाने को लेकर, नाम उन लोगों के जोड़े गए, उन लोगों के काटे गए, जीवित जो लोग हैं उनके नाम काट दिए गए हैं, जो लोग नहीं है उनके नाम शामिल कर दिए गए हैं। ऐसे कई मामले निकल कर आए, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी लगभग 15 से 17 लोग ऐसे पहुंचे जो जीवित हैं लेकिन यह बताकर उनका नाम काट दिया गया है कि वो इस दुनिया में ही नहीं है। तो ये सारी चीजें चुनाव आयोग को लगातार घेर रही हैं और यही वजह है अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जब 8 तारीख को इस मामले में सुनवाई होगी तो सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस बार क्या फटकार लगाने वाला है। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिर्फ फटकार लग रही। तो अविनाश जी आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से कल एक बार फिर सुनवाई है, 8 सितंबर का सभी को इंतजार है। पिछली सुनवाई जब हुई थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कई नियम बना दिए, या जिस तरह से एक तरह से यही रवैया देखने को मिल रहा है कि चुनाव आयोग की मनमानी नहीं चलेगी। तो आगे क्या, किस मुद्दे पर अब घिर सकता है चुनाव आयोग? नहीं, चुनाव आयोग तो घिरा हुआ रखा हुआ है। जैसे आप ये देखिएगा कि 1 सितंबर से पहले
चुनाव आयोग की तरफ से डेली एक प्रेस विज्ञप्ति सामने आती थी जिसमें बताया जाता था कि कितने लोगों ने अपने जो SIR के में जो उनके नाम शामिल किए गए हैं और उसके बाद जो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं अपनी पहचान को लेकर, कितने लोगों ने आज सबमिट किए हैं, अगले दिन वो आंकड़ा बढ़ जाता था और धीमे धीमे करके 99% से भी ज़्यादा चुनाव आयोग ने बताया अंतिम समय तक। और 1 तारीख के बाद से 1 सितंबर के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट साफ ये बोल देता है कि जिस दिन नोटिफिकेशन की अंतिम तारीख तक आप लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल करेंगे, जबकि पहले जो चुनाव आयोग की तरफ से जो SIR की प्रक्रिया शुरू की गई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगस्त महीने के लास्ट तक सिर्फ हम नाम शामिल करेंगे, उसके बाद से नाम शामिल नहीं किए जाएंगे। लेकिन जब कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये नहीं, आपका ये नहीं चलेगा, आप चुनाव का ऐलान भी कर देंगे, उसके बाद भी आप जो लोग वहाँ के मतदाता हैं आप उनका वेरिफिकेशन कीजिएगा और अगर वो सही हैं, सही पाए जाते हैं तो उनका नाम वोटिंग लिस्ट में आपको शामिल करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जब ये दिया है उसके बाद से चुनाव आयोग की तरफ से जो डेली एक प्रेस विज्ञप्ति सामने आती थी, उनके तमाम जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर वो विज्ञप्तियाँ आना बंद हो गई हैं। अब यही नहीं पता चल रहा है कि कितने नए लोग वोटिंग लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से लगातार ये सवाल किए जा रहे थे जब 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे कि आज ये नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन जब 1 अक्टूबर को जब चुनाव आयोग की तरफ से जो फाइनल वोटिंग लिस्ट आएगी तो उसमें 65 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए जाएंगे और ये कह दिया जाएगा कि भाई ये नए लोग जोड़े गए हैं और ये वही नाम होंगे जिन लोगों ने हरियाणा चुनाव में वोट डाला है, जिन लोगों ने महाराष्ट्र चुनाव में वोट डाला है। और हमारे केरल के जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को बोला है कि भाई हम लोग ऐसा काम करते हैं, यदि हमको कोई सीट जीतनी है तो हम वहाँ 6 महीने पहले ही तमाम लोगों के आवास प्रमाण पत्र बनवाना शुरू कर देते हैं ताकि अंतिम समय पर जब चुनाव के समय वोटिंग लिस्ट बने तैयार हो तो उनके नाम उसमें जोड़े जा सकें, क्योंकि भाई 6 महीने का नियम है, हम उस नियम को पूरा कर लेते हैं। तो यही सब चीज़ें बिहार चुनाव में भी दोहराई जा सकती हैं और इसको लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि आज आप 65 लाख नाम काट रहे हैं, कल को आप जोड़ देंगे और ये कह देंगे भाई ये लोग तो जो छूट गए थे उन लोगों के नाम है या नए नाम जोड़ दिए गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर विपक्ष लगातार अपनी डिमांड कर रहा है और जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उसके बाद से चुनाव आयोग का डाटा आना बंद हो जाना, इस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो विपक्ष कह रहा है, जो उसकी चिंता है, वो चिंता अंतिम जो वोटिंग लिस्ट सामने आएगी उसमें क्या सच साबित हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने महादेवपुरा सीट की बात की थी और जो राहुल गांधी ने अपनी 20 स्लाइडें दिखाई थी उसमें बताया गया था कि किस तरीके से चुनाव जो वोटिंग लिस्ट है उसमें बीजेपी के पक्ष में धांधली की गई है। अब राहुल गांधी ने तमाम सबूत रख दिए और ये कह दिया कि भाई आपकी ये वोटिंग लिस्ट है और हम उसी वोटिंग लिस्ट के आधार पर ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। और चुनाव आयोग का कहना है कि भाई राहुल गांधी शपथ पत्र देंगे उसके बाद ही हम इसकी जांच करेंगे, ताकि अगर यदि राहुल गांधी गलत साबित होते हैं तो हम उनके खिलाफ केस फाइल करेंगे। जबकि राहुल गांधी का लगातार ये कहना है कि हमने जो भी डाटा रखा है वो चुनाव आयोग की वोटिंग लिस्ट है। और जहाँ तक शपथ की बात है तो उन्होंने संसद में शपथ ली हुई है, संविधान की शपथ ली है। और इसी चीज़ को लेकर जो हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने ये बोला है कि भाई चुनाव आयोग ये शपथ पत्र सबसे पहले दे कि जो ये वोटिंग लिस्ट जिस पर चुनाव कराया गया महादेवपुरा में, वो वोटिंग लिस्ट चुनाव आयोग की थी। सबसे पहले चुनाव आयोग इस चीज का शपथ पत्र दे दे, उसके बाद जो हरियाणा में चुनाव हुए हैं वो शपथ पत्र चुनाव आयोग दे कि जो हरियाणा में वोटिंग कराई गई वो चुनाव आयोग की वोटिंग लिस्ट से चुनाव कराए गए हैं। आप इसका शपथ पत्र दीजिए, उसके बाद आपकी वोटिंग लिस्ट पर हम कितने जो घोटाले हुए उन सबके सबूत देंगे और उसका हम अपनी तरफ से शपथ पत्र भी देंगे। लेकिन चुनाव आयोग ये चीज मानने को भी तैयार नहीं है कि हरियाणा में जो चुनाव हुए थे, जो वोटिंग लिस्ट थी वो वोटिंग लिस्ट सही थी और उन्हीं की वोटिंग लिस्ट थी। भाई आपने जिसको चुनाव करवाया है आपको शपथ पत्र देने में क्या दिक्कत है? आप शपथ पत्र दीजिए। कांग्रेस की तरफ से तो लगातार कहा जा रहा है कि भाई हम जो भी घोटाले घपले जो भी चीज आपके सामने रख रहे हैं उसका हमारा सोर्स जो है वो चुनाव आयोग ही है। चुनाव आयोग की तरफ से जो वोटिंग लिस्ट सामने रखी गई है उसी का हम खुलासा कर रहे हैं। और चुनाव आयोग हमारे जो दावे हमने जो खुलासे किए हैं उन पर यदि गलत हमारे खुलासे हैं तो भाई उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सामने है, आप हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए ना, और अगर सही है तो उसकी जांच कराइए और उसको सही कीजिए। आप सिर्फ इतना कबूल कर लीजिए कि हाँ
यहाँ वोटिंग लिस्ट में ये गलतियां हुई हैं और इन गड़बड़ियों को हम दूर कर रहे हैं। आप ये चीज़ तो बोल ही रहे हैं कि हम गड़बड़ियों को दूर कर रहे हैं, आप सीधा सीधा शपथ पत्र उल्टा मांग रहे हैं और अपनी तरफ से शपथ पत्र भी देने को तैयार नहीं है। तो सवाल सीधा सीधा चुनाव आयोग पर ही उठ रहा है और चुनाव आयोग के ऊपर जो कहा जा रहा है कि आप बीजेपी के फेवर में काम कर रहे हैं, और आप देख लीजिए एनडीए के गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं कोई भी चुनाव आयोग के साथ में नहीं है। बिहार में तमाम दल के जो नेता हैं, एनडीए से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं का कहना है कि भाई जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं, आपने सिर्फ 2 महीने का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं कि भाई जिस प्रक्रिया में कम से कम साल भर का समय और उससे ज्यादा का समय भी लग जाता है, वो काम आप 2 महीने के अंदर कैसे कर पाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग है उसका कहना है कि नहीं भाई हम तो कर लेंगे, और हमने तो 1 महीने में भी 99% लोगों के नाम इस तरीके से कर दिए। तो सवाल तमाम उठ रहे हैं और जिस तरीके से कल जो सुनवाई होनी है उसमें चुनाव आयोग का घेरना तय है। जी बिल्कुल, और देखा गया है कि एनडीए के अंदर से शुरुआत से एसआईआर पर सवाल उठे, हालांकि खुलकर नहीं बोला गया, लेकिन अभी हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया था जिसमें उन्होंने खुलकर कहा था कि हाँ एसआईआर प्रक्रिया जो हो रही है वो प्रक्रिया सही नहीं है, सही तरीके से उस प्रक्रिया को लागू नहीं किया गया। इसके साथ ही बड़ी बात जो उन्होंने कही थी वो ये थी कि वोटर अधिकार यात्रा से राहुल गांधी को फायदा जरूर मिलेगा और राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार में छा गए हैं। ये वाला बयान जो था उनका वो अपने आप में एनडीए के अंदर मची खलबली को जाहिर कर रहा है। तो अभी फिलहाल हम प्रमोद तिवारी को सुनते हैं, कांग्रेस नेता हैं, क्या कुछ बोले हैं वो चुनाव आयोग को घेरते हुए, सुनिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयोग के साथ बैठक कर रही है। राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन जो है कैसे एसआईआर का हो, उसकी तैयारियां कैसी हो। एक तरीके से साफ है कि पूरे देश में लागू होगा एसआईआर। देखिए, जिस तरह से एसआईआर लागू हुआ बिहार में, चोरी हुई वोटों की, पहले 65 लाख कहा, फिर वो संख्या और बढ़ गई, जिंदा लोगों को मरा दिखा दिया, जो मरे लोग थे उनको जिंदा दिखा दिया। 2 तरह से वोट की चोरी हुई, एक तो कुछ नाम बढ़ा दिए और कुछ नाम घटा दिए। तो राष्ट्रव्यापी अगर इसे प्रयास करेंगे तो अभी तो आंदोलन बिहार व्यापी था जिसे जनता का अपार समर्थन मिला, और अगर पूरे राष्ट्र में एसआईआर लागू करके वोट चोरी करेंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक इसका विरोध करेगा। जिसको लोकतंत्र में जरा भी विश्वास होगा वो इसका विरोध करेगा। तो अभी हम प्रमोद तिवारी को सुन रहे थे। वोटर अधिकार यात्रा के बाद से जिस तरह से चुनाव आयोग घिरा हुआ दिख रहा है, बल्कि चुनाव आयोग पहले से ही घिरा था, सिर्फ अब जनता भी चुनाव आयोग की इस धांधली को समझ रही है। तो बड़ी बात जो देखने को मिल रही है अविनाश जी वो ये है कि किस तरह से बिहार चुनाव के दौरान विपक्ष की जो लड़ाई है वो सिर्फ बीजेपी से या एनडीए सरकार से नहीं है, बल्कि इस बार चुनाव आयोग से भी सीधी टक्कर लेता हुआ दिखाई दे रहा है विपक्ष। नहीं, चुनाव आयोग का जो रवैया है वो खाली बिहार चुनाव को लेकर नहीं है, बल्कि आप लोकसभा चुनाव से ही देख लीजिएगा। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के जो बयान आ रहे थे, जो उनके चुनावी भाषण थे, उन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। जो प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग में की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने एक भी बार प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं भेजा था, बल्कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनको नोटिस भेज दिया था। जबकि कांग्रेस का कोई भी नेता अगर कुछ भी आपत्तिजनक कोई भी बयान देता था तो चुनाव आयोग का नोटिस तुरंत पहुंचता था। 24 घंटे के अंदर सफाई सुनवाई सब हो जाती थी और सजा भी सुना दी जाती थी कि आप पर 2 दिन चुनाव प्रचार करने के लिए आपको रोका जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री के मामले में एक बार भी चुनाव आयोग ने नोटिस जारी नहीं किया था। तो ये बिहार चुनाव का मामला नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव से ही ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। और उसके बाद जैसे हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ या महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें जिस तरीके से विपक्ष का कहना है जबरदस्त धांधली की गई है, चाहे ईवीएम का मुद्दा हो और सबसे बड़ा मुद्दा वोटिंग लिस्ट का, जिसको देने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने ये लगातार ये बोला है कि हमको मशीन रीडेबल आप वोटिंग लिस्ट दे दीजिए, तो माधेपुरा नहीं 6 महीने में हम पूरे भारत की तमाम वोटिंग लिस्टों में किस तरीके की धांधलियां हो रही हैं उनको सामने रख देंगे। लेकिन बीजेपी के लोगों के पास तो वो रीडेबल वोटिंग लिस्ट आ जाती है। विपक्ष के किसी भी नेता को चुनाव आयोग की तरफ से इस तरीके की वोटिंग लिस्ट नहीं दी जा रही है। जबकि आपने देखा होगा कि अनुराग ठाकुर आते हैं अचानक सामने कि भाई उनके पास में कई लोकसभा सीटों की वो वोटिंग लिस्ट आ जाती है। यानी कांग्रेस को एक विधानसभा के लिए जांच करने के लिए करीब करीब 6 महीने का समय लग जाता है। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर 24 घंटे के अंदर
देश की तमाम लोकसभा सीटों की वोटिंग लिस्ट को एक तरीके से वेरीफाई कर लेते हैं कि कहाँ मतदाताओं के नाम डबल हैं, कहाँ ट्रिपल हैं, कहाँ कितने फर्जी वोट जोड़े गए हैं। तो बीजेपी के पास तो हर चीज़ है, पूरा का पूरा चुनाव आयोग है। बीजेपी को जो भी चाहिए वो चुनाव आयोग बीजेपी को उपलब्ध करा देता है। दूसरी तरफ विपक्ष अगर छोटी से छोटी डिमांड जो होती है वो भी पूरी नहीं की जाती, उसके लिए विपक्ष को हमेशा जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ भागना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही कोई काम हो पाता है। नहीं, आमतौर पर हम देखते हैं हाईकोर्ट यदि कोई आदेश देता है तो उसके लिए तो कानून बन जाता है। जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बोला कि भाई जो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए हैं आप उनको उपलब्ध कराइए, तो तुरंत ही एक नया कानून बन जाता है और उसमें कहा जाता है कि नहीं भाई हम इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। तो सीधा है, विपक्ष को जितनी उम्मीद बस जो बची हुई है वो सुप्रीम कोर्ट से ही बची हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही चुनाव आयोग से वो कुछ चीज़ हासिल कर सकते हैं और उसी के चलते लगातार चुनाव आयोग पर भी विपक्ष दबाव बना रहा है कि भाई जो लोकतंत्र है उसमें हमेशा जो प्लेइंग फील्ड है वो लेवल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ झुके हुए हैं। अरे भाई सरकार के पास में तो तमाम संसाधन है, संसाधनों की कमी विपक्ष के पास में होती है और ऐसे में विपक्ष को अगर आप चीज़ें उपलब्ध नहीं कराएंगे, आप सत्ता पक्ष को ही हर चीज़ उपलब्ध कराएंगे तो फिर जो चुनाव प्रक्रिया है उस पर सवाल तो उठेंगे ही। और जिस तरीके से जो ज्ञानेश कुमार बने हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और उनकी तरफ से जो लगातार फैसले हो रहे हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं। और अब जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी कई सवाल उठा चुका है, लेकिन क्योंकि चुनाव में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं किया जाता, नहीं तो फिर चुनाव प्रक्रिया ही बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए काम कर रहा है या फिर उसका काम निष्पक्ष चुनाव कराना भी है। जी, तो यहाँ पर बिल्कुल लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर है और उसी को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक बाकायदा ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर कि वो बीजेपी के बैक ऑफिस के तौर पर काम करता है। आपको याद होगा अविनाश जी, जब हरियाणा चुनाव के नतीजे आए थे उस दौरान भी यही आरोप चुनाव आयोग पर लगे थे। जब चुनाव आयोग की तरफ से जवाब जो आया था वो पूरी तरह ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के ऑफिस में बैठकर उसको लेटर को लिखा गया है, यानी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर चुनाव आयोग जवाब देता है। ये आरोप लगते ही रहते हैं और उन्हीं आरोपों को एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोहरा दिया है। बाकायदा उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके एक पूरा घटनाक्रम समझाने की कोशिश की है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि क्या चुनाव आयोग अब वोट चोरी के लिए बीजेपी का बैक ऑफिस बन गया है? अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, इसके लिए उन्होंने लिखा है घटनाक्रम को समझें। मई 2023 के कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने अलिंड विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने का खुलासा किया था। फॉर्म 7 के फर्जी आवेदनों के जरिए हजारों वोटरों के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। फरवरी 2023 में एक मामला दर्ज किया गया, जांच में 5,994 फर्जी आवेदन सामने आए। ये वोटर फ्रॉड की बड़ी साजिश का सबूत था। कांग्रेस सरकार ने फिर दोषियों को पकड़ने के लिए सीआईडी जांच का आदेश दिया, लेकिन अब एक नया मोड़ आया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले फर्जीवाड़े की जांच के लिए जरूरी कुछ दस्तावेज शेयर किए थे, लेकिन अब वो जरूरी जानकारी छिपा रहा है, यानी वोट चोरी करने वाले को बचाने की कोशिश कर रहा है। ईसीआई ने अचानक जरूरी सबूत क्यों छुपा दिए, ये सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया है। इसके अलावा सवाल है कि वो किसकी रक्षा कर रहा है, बीजेपी की वोट चोरी डिपार्टमेंट? क्या ईसीआई सीआईडी जांच को रोकने के लिए बीजेपी के दबाव में है? तो वोट करने का हर व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित होना चाहिए, भारतीय लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा एक घटनाक्रम को समझाते हुए नए सवाल चुनाव आयोग पर खड़े कर दिए और एक बार फिर आरोप लगा दिए हैं कि आखिर चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है, किसे बचाने के लिए काम कर रहा है, किसकी रक्षा कर रहा है। यानी चुनाव आयोग दिन पर दिन बुरी तरह घिरता जा रहा है। तो ऐसे में अविनाश जी कहीं ना कहीं अब ये संकेत भी मिलने लगे हैं कि ऐसा ना हो कि बीजेपी और चुनाव आयोग ही आमने सामने आ जाए। जैसे कि पिछले दिनों आपको याद होगा पवन खेड़ा ने जब आरोप लगाए थे चुनाव आयोग पर, तब अमित मालवीय की तरफ से जो चीजें आ रही थी उससे पवन खेड़ा ने उन्हें उल्टा घेर लिया था कि हम भी तो यही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। पहले उन्होंने पवन खेड़ा के वोटर आईडी कार्ड को लेकर, एपिक नंबर को लेकर जो उन पर सवाल उठाए अमित मालवीय ने, उसके बाद फिर उनकी पत्नी के इसी तरह से डबल वोटर आईडी कार्ड, एपिक नंबर, सारी चीजों को लेकर सवाल उठाए थे। तब पवन खेड़ा की तरफ से यही कहा गया था कि हम भी तो यही सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष जिस तरह से चुनाव आयोग को घेर रहा है दिन पर दिन, समय ऐसा आएगा कि चुनाव आयोग और बीजेपी ही आमने सामने आ जाएंगे, क्योंकि अपना बचाव भी करना जरूरी है। नहीं, जिस तरीके से पवन खेड़ा ने जो सवाल उठाए थे, कांग्रेस के सवाल तो लगातार वही है कि भाई कई लोगों के नाम
भले ही कांग्रेस के पवन खेड़ा को भी नहीं पता होगा कि भाई उनका नाम नई दिल्ली जो विधानसभा सीट है उस सीट पर उनका नाम भी एक उनका और उनकी पत्नी का नाम शामिल है, और क्योंकि उन्हें जब ये चीज पता नहीं थी तो उन्होंने वोट भी नहीं किया। तो पवन खेड़ा तो ये सवाल कर रहे हैं कि भाई हमारी जगह ये वोट किसने कर दिया अगर डबल जगह नाम है, क्योंकि हमने वो वोट नहीं किया और हमको पता भी नहीं कि हमारे 2 एपिक नंबर काम कर रहे हैं। और यही सवाल जो विधानसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के समय भी आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली विधानसभा में सवाल उठाए गए थे कि नई दिल्ली और तमाम जो सीटें हैं उन सीटों पर जो डुप्लीकेट जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए हैं और बाद में वो लोग वोट भी डालेंगे, तो पवन खेड़ा का वोट किसने डाला ये भी चुनाव आयोग को बता देना चाहिए कि वो वोट डला है कि नहीं डला है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास में इसकी पूरी जानकारी होगी कि भाई किस बंदे का वोट डाला गया है और किसने वोट नहीं डाला है। और वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी होंगे, उनके पास रिकॉर्डिंग भी इन चीज़ की होगी कि क्या पवन खेड़ा ने 2 वोट डाले। आपने नोटिस तो जारी कर दिया, लेकिन ये भी बता देते कि भाई पवन खेड़ा वहाँ वोट डालने गए थे कि नहीं गए थे, क्योंकि वोटिंग वाले दिन पवन खेड़ा को सबको पता है कि वो कहाँ पर थे और कहाँ नहीं थे। और सवाल सीधा सीधा चुनाव आयोग पर ही उठ रहा है कि जो सवाल विपक्ष उठा रहा है और वही सवाल बीजेपी भी अब उठाने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने तमाम जो लोकसभा सीटें हैं उनका खुलासा किया कि तमाम से जो सीटों पर जो वोटिंग लिस्ट है उसमें कहीं 2 लाख कहीं 4 लाख जो नाम है वो फर्जी तरीके से जोड़े गए हैं। और उन्होंने बताया कि भाई नई दिल्ली विधानसभा सीट जहाँ से कि प्रवेश वर्मा चुनाव जीते हैं उस सीट पर भी तमाम फर्जी वोट जोड़े गए हैं। यानी बीजेपी नेताओं की जीत पर अब बीजेपी की तरफ से ही सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अब इसकी जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज पवन खेड़ा बोल रहे हैं कि भाई जो बात हम बोल रहे हैं वही बात बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए कि वोटिंग लिस्ट में जबरदस्त तरीके से धांधली या गड़बड़ियां हुई हैं। आप यदि गड़बड़ी हुई है तो इस चीज को स्वीकार करने में आपको क्या परेशानी है बस। लेकिन जब भी सवाल जो विपक्ष की तरफ से पूछा जाता है, चाहे कांग्रेस की तरफ से पूछा जाता है, उसका जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आता है तो बस खाली वो सीधा सीधा बोल देते हैं कि आरोप झूठे हैं। अरे भाई, जब विपक्ष की तरफ से सबूत रखे गए हैं तो आप सबूत के साथ जवाब दे दीजिए कि भाई जो कांग्रेस जो दावे कर रही है, राहुल गांधी जो दावे कर रहे हैं वो दावे पूरी तरीके से गलत हैं, कि जो सच्चाई है आप सच्चाई बता दीजिएगा। तो आप ना तो सच्चाई बताते हैं कि सच्चाई क्या है, आप बस खाली ये बता देते हैं कि आरोप झूठे हैं, कि भाई उन्होंने शपथ पत्र नहीं दिया इसलिए आरोप झूठे हैं। और शपथ पत्र यदि जो कोई दे देता है, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बोला है कि भाई हमने तो उनको 16,000 18,000 शपथ पत्र दिए थे, हमको सिर्फ 14 लोगों के बारे में बताया गया वेरिफिकेशन करके, बाकी के बारे में तो बता ही नहीं गया है। यानी शपथ पत्र देंगे तो आप जांच नहीं करेंगे और शपथ पत्र नहीं देगा तब भी आप जांच नहीं करेंगे। आपको सिर्फ एक लाइन का जो आंसर है वो देना है कि हम पे जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे आरोप हैं। अखिलेश यादव के वाले मामले में तो चुनाव आयोग साफ साफ ज्ञानेश कुमार मुकर गए थे कि हमको शिकायतें ही नहीं मिली हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की रिसीविंग दे दी उनको और सवाल कर दिया कि चुनाव आयोग क्या बताएगा कि उन्होंने जो हमको रिसीविंग दी है ये रिसीविंग भी झूठी है, तो उसके बाद से उनको कुछ 14 लोगों के वोटिंग के बारे में जानकारी मिल भी गई है, बाकी की कोई जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दी गई है। तो ऐसे में चुनाव आयोग को खुद ही बताना चाहिए कि भाई जो बीजेपी आरोप लगा रही है, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, उसकी सच्चाई क्या है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा का असर सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब पूरे देश में इसका असर दिखाई दे रहा है। और लगातार अब ये खबर भी आ रही है कि सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी वोटर अधिकार यात्रा निकाली जाएगी। गुजरात से भी इस तरह की खबरें आई थी कि वोटर अधिकार यात्रा की तैयारी हो गई है। यूपी में भी इसी तरह से वोटर अधिकार यात्रा शुरू की जा रही है और इसी को लेकर अजय राय का बयान आया है। क्या कुछ बोले अजय राय, सुनिए। नहीं, पूरी तरीके से आज सीतापुर में जो रैली हो रही है वो रैली हमारी जो वोट अधिकार यात्रा जो राहुल जी ने किया था उसके तहत पूरे प्रदेश में हो रही है। आज सीतापुर में है वोट अधिकार रैली, उसके तहत हम लोग वहाँ रैली करेंगे और आगे फिर वोट चोर गद्दी छोड़ पूरे देश में चल ही रहा है, गली गली गांव गांव चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ चलता रहेगा। यानी साफ है कि वोटर अधिकार यात्रा अब दूसरे राज्यों में भी शुरू होगी और उसी के चलते अजय राय ने ये यात्रा की जो शुरुआत की है उसको लेकर उन्होंने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गली गली में गूंजेगा और इसी तरह से तैयारी चल रही है। और सिर्फ यूपी में ही नहीं, गुजरात से लेकर तमाम जगहों पर जहां जहां से ये खबरें आ रही हैं, जैसे आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने यह आरोप भी लगाया था कि गुजरात के लोग बिहार में वोट डाल रहे हैं। उसके बाद खबर आई कि उत्तर प्रदेश के लोग हैं, यानी जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के वोटर्स को इधर दूसरे राज्यों में लाकर शिफ्ट किया जाता है, जिन जिन राज्यों में बीजेपी को हार का डर सताता है। तो इस तरह के आरोपों के बीच में गुजरात में या यूपी में या दूसरे राज्यों में वोटर अधिकार यात्रा शुरू करना, इसका असर दिखाई देगा कहीं ना कहीं।
नहीं, बिल्कुल, क्योंकि असर तो दिखाई दे रहा है। अगर असर नहीं दिख रहा होता तो फिर बीजेपी के नेताओं को लगातार उस यात्रा पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एनडीए के तमाम नेता इस चीज को मान रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा का असर पर दिखाई दे रहा है, और सबसे ज्यादा तो सवालों में चुनाव आयोग गिरा हुआ है। चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है वो लगातार गिरती चली जा रही है। अब एक समय वो था जब भारत के चुनाव आयोग पर दुनिया को भरोसा था, दुनिया के तमाम देश के लोग जो देश थे वो भारत के चुनाव आयोग से सीखते थे कि भाई किस तरीके से इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराया जाता है और उस चुनाव पर कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन पिछले 11 साल से एक छोटे से छोटा चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो विधानसभा का, वो भी उस सवालों के घेरे में आ रहा है। उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई ये चुनाव परिणाम कैसे आ गया, कि कहीं कहीं बूथ हैं जहां 2% और 3% की वोटिंग हो रही है, और उसके बगल में ही दूसरा जो बूथ है उस पर 90% की वोटिंग हो रही है। तो किस तरीके से चुनाव कराया जा रहा है। अब लोग रिसर्च कर रहे हैं कि भाई भारत के चुनाव में किस तरीके की, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई ऐसे ऐसे किस तरीके की धांधलियां हो सकती हैं। दुनिया में ईवीएम को बैन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ आप ईवीएम पर चुनाव करा रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन भाई अगर किसी को कोई शक है, कोई सवाल है, तो आपको उन सवालों का जवाब भी देना चाहिए। और जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा यूपी में निकाली जा रही है वो पूरे देश में अब धीमे धीमे करके कांग्रेस ने इसको आंदोलन का रूप दे रही है। और ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो इस साल के शुरुआत में ही बोल दिया था कि जो चुनाव प्रक्रिया है ये पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया से हमारे सवाल हैं, चुनाव आयोग से। लेकिन चुनाव आयोग तो जवाब देता ही नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस को और विपक्ष को इस पूरे मुद्दे को जनता के बीच में ले जाना पड़ रहा है। और आप देखिएगा, क्योंकि अभी जो एसआईआर को लेकर है उस पर अब ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग है पूरे देश में इसको कराने की तैयारी कर रहा है। अरे भाई, आपको ये चीज अब जब 8 तारीख को यानी एक ही दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, अब आपको ये चीज क्यों समझ में आ रही है कि भाई पूरे देश में एसआईआर कराना चाहिए। आप जहाँ विधानसभा चुनाव है वहाँ 2 महीने पहले आप क्यों कराने के लिए बैठ गए। और अगर पूरे देश में आपको करवानी थी तो आप इस समय जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसको करवा लेते और उसके बाद पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर देते। क्योंकि अब जो इसके बाद जो चुनाव होगा उसकी घोषणा मार्च में होगी, तो आपके पास में भरपूर समय होता है। आप पूरे देश में 5-6 महीने का टाइम है, आप एसआईआर की प्रक्रिया करवा सकते थे। लेकिन जिस हड़बड़ी में बिहार विधानसभा चुनाव में से पहले एसआईआर कराया जा रहा है, उससे एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी को बिहार खोने का डर दिख रहा था, और बीजेपी किसी भी कीमत पर बिहार की सत्ता अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती, और इसीलिए एसआईआर करवाया जा रहा है। और एसआईआर के जरिए जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो कांग्रेस बोल रही है कि 50 लाख से ज़्यादा वोट जोड़े गए हैं और उन्हीं वोटों के सहारे बीजेपी चुनाव जीतती है। नहीं तो ऐसा कहाँ होता है कि भाई लोकसभा चुनाव में चुनाव परिणाम अलग आते हैं, एक पार्टी जो सत्ता में होती है वो चुनाव हार जाती है लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में उसका जस्ट अपोजिट परिणाम आ जाता है, लेकिन लहर सी चल पड़ती है कि ऐसा महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा में बुरी तरह से हारने वाली पार्टी 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव स्वीप कर जाती है। तो सवाल में चुनाव आयोग फंसा हुआ है। और अब क्योंकि बिहार के बाद अगला जो चुनाव है बीजेपी के जो टारगेट पर है वो राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी उस पर सबसे पहला सवाल पश्चिम बंगाल से ही आया था। बिहार के नेताओं ने तो बाद में इस पर समझ में आया था कि भाई हो क्या रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने पहले ही दिन जैसे ही चुनाव आयोग ने घोषणा की कि हम बिहार में एसआईआर करा रहे हैं, तभी ममता बनर्जी की तरफ से सवाल आया था कि जो चुनाव आयोग ने नियम बनाए हैं ये एसआईआर के नियम नहीं है बल्कि ये एनआरसी के नियम है, और बिहार में जो तो कराया ही जा रहा है लेकिन टारगेट पर पश्चिम बंगाल है। और जो चीज़ ममता बनर्जी ने बोली थी वो एक एक चीज़ सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं वो ऐलान करते हैं कि कम से कम 1 करोड़ वोट काटा जाएगा। अरे भाई, आपको कैसे पता कि 1 करोड़ वोट काटा जाएगा। और दूसरी बात, अब जब जो नए वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं उसमें से चुनाव आयोग 40% नामों को काट चुका है, उनको खारिज कर दे रहा है। तो और ये वही नाम है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के वोटर नहीं है। तो यानी कि अभी जब चुनाव आयोग की तरफ से बंगाल में जो चुनाव का ऐलान होना है वो मार्च महीने में होगा, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग लिस्ट को लेकर अभी से प्रक्रिया शुरू हो गई है और जिस तरीके से नाम काटे जा रहे हैं और बीजेपी के नेता बता रहे हैं कितने नाम कटेंगे, और वही चीज़ कुछ दिनों बाद सामने आ रही है, उससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि बीजेपी को जो राज्य चाहिए
वो राज्य चुनाव आयोग बीजेपी को निकाल कर देगा, और जो राज्य बीजेपी को लगता है कि हम वैसे ही जीत जाएंगे तो उन राज्यों में चुनाव आपको निष्पक्ष होगा, और बीजेपी को जहां लगता है हम जीत जाएंगे और चुनाव निष्पक्ष हो जाता है, तो जो झारखंड में परिणाम आए थे आपने पूरे चुनाव प्रक्रिया में देख लिया होगा कि विपक्ष की तरफ से वोटिंग लिस्ट से लेके किसी भी चीज पर कोई सवाल नहीं उठाया गया था, और चुनाव परिणाम जो सामने आए तो पता चला बीजेपी चुनाव हार गई। तो यही परिणाम आपको पूरे देश में दिखाई देंगे, और जहां पर आरोप चुनाव प्रक्रिया पर लग रहे होंगे वही राज्य ऐसे होंगे जहां बीजेपी चुनाव जीत सकती है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि यूपी में भी वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, और उसको लेकर अभी हमने अजय राय को सुना था, और अब अविनाश पांडे का भी बयान आया, क्या कुछ बोले हैं सुनिए। देखिए, आज पूरे देश के अंदर में बच्चा बच्चा इस सरकार से, मोदी जी से प्रश्न पूछ रहा है कि वो किस प्रकार से चुनकर आए। वोट चोरी के इस मुद्दे को लेकर पूरे देश के अंदर में मतदार अधिकार यात्रा और अभियान शुरू है। मतदार का अधिकार आप समझ सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार देश के हर एक नागरिक को दिया गया है, चाहे किसी भी स्तर का हो। लेकिन और संविधान ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान की संरचना हुई, आज दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार के तथ्य, जिस प्रकार की वास्तविकता उजागर होकर आ रही है, सो पूरे देश में हाहाकार है। देश का बच्चा बच्चा आज की सरकार को चोर जाहिर कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि जो लोग वोट चोरी कर सत्ता में बैठे हैं उन्हें किसी प्रकार से सत्ता में रहने का अधिकार है, और इसलिए उन्हें तुरंत गद्दी छोड़ने का आह्वान इस देश की जनता कर रही है। माननीय राहुल गांधी जी ने 14 दिन की जो यात्रा निकाली, इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य बिहार में इस यात्रा के माध्यम से पूरे देश में लोगों में जन जागृति पैदा कर और उन्हें इस चीज को जतलाना था कि जिस प्रकार से ये सरकार सत्ता में आई है, वो लोगों के मतों का हनन कर और लोगों का जो मत है उस मत के विरोध में ये सरकार स्थापित हुई है। उत्तर प्रदेश में ही ऐसे कुछ ज्वलंत उदाहरण हैं जिसके ऊपर में कांग्रेस पार्टी और हमारे विशेष दल कार्य कर रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो चुनाव क्षेत्र है बनारस, वहां पर भी काफी कुछ ऐसी चीजें नजर में आई हैं जिसके ऊपर में रिकॉर्ड पर एक एक जगह पर 120 लोग एक कमरे का एड्रेस दिया गया है। लेकिन इन तथ्यों के बारे में विस्तार से माननीय हमारे नेतृत्व बात भी करेगा। आज का जो ये रैली है, ये राज्यव्यापी रैली है, जहां पर कि पूरे प्रदेश के अंदर में जिला स्तर पर हमने प्रदर्शन करने के बाद आज सीतापुर में पूरे प्रदेश के सभी प्रमुख नेता एकत्र हो रहे हैं, और इस चुनाव मतदान अधिकार रैली के माध्यम से ये संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा, और एक एक वार्ड में, एक एक पंचायतों में हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता झंडा बैनर लेकर सरकार से ये मांग करेगा कि उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है और उन्हें सत्ता से हटा देना चाहिए। तो अभी हम अविनाश पांडे को सुन रहे थे, उनका कहना है कि जो सरकार वोट चोरी के माध्यम से सत्ता में आकर बैठी है उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यानी वोटर अधिकार यात्रा के सहारे चुनाव आयोग और बीजेपी की एक तरह से पोल खोलने की शुरुआत हो चुकी है, और इसका असर जनता पर दिखाई देगा, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा को जिस तरह से समर्थन मिला आम जनता का, उसने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। चुनाव आयोग घिरा है तो बड़ी पलटी मारी है SIR पर, और जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अविनाश जी। वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव जो 9 तारीख को होने वाला है, उसी दिन नतीजे आ जाएंगे, वोटिंग के बाद नतीजे भी उसी दिन आने वाले हैं, और उसको लेकर भी एनडीए के अंदर खींचतान दिखाई दे रही है। एनडीए के अंदर एकजुटता नहीं है। यही वजह थी कि पीएम मोदी ने 8 सितंबर की रात को डिनर बुलाया था, जेपी नड्डा की तरफ से भी डिनर बुलाया गया था, लेकिन अब दोनों ही तरफ से खबर आ रही है कि जेपी नड्डा की तरफ से डिनर कैंसिल हो चुका है, और पीएम मोदी के आवास पर भी जो डिनर बुलाया गया था वो भी कैंसिल कर दिया गया है। और इसके बाद से अटकलों का बाजार गर्मा गया है कि जो डिनर को बुलाने की जो वजह थी, जो ये डिनर पॉलिटिक्स की जा रही थी, उसके पीछे का जो कारण था कि एनडीए के कितने सांसद वहां जुटते हैं, क्या एनडीए पूरा एकजुट है, यानी जितनी संख्या मानकर बीजेपी चल रही है क्या पूरी संख्या होने वाली है, जुटने वाली है। इसे भांपने के लिए जो डिनर बुलाया गया था वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई बीजेपी दिखाई दी। एनडीए का जुटान नहीं कर पाई बीजेपी, इसलिए आखिरी समय पर इस डिनर को रद्द कर दिया गया। अविनाश जी,
नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले जेपी नड्डा ने 6 सितंबर को अपने आवास पर डिनर दिया था बीजेपी सांसदों को, लेकिन अंतिम समय पर खबर आती है कि जो डिनर है उसको रद्द किया जाता है और उसके लिए जो बताया गया कि जो पंजाब में बाढ़ आई हुई है और बाकी के जो उत्तर भारत के राज्य हैं वहाँ जिस तरीके से बारिश हुई है और जो नुकसान हुआ है उसके चलते बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से डिनर कैंसिल किया जा रहा है। लेकिन खबर ये भी आ रही थी कि जिस तरीके से जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसको वो जीत रहे हैं और उनका ये भी कहना था कि एनडीए के तमाम जो सांसद हैं वो उनके पक्ष में वोट करने को तैयार हैं। कि पहली बात तो ये है कि जो चुनाव है उपराष्ट्रपति का उसमें जो सीक्रेट बैलेट है वो इस्तेमाल होता है, किस सांसद ने किसको वोट दिया है ये बात कोई भी पता नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है कि इसमें विप भी जो लागू नहीं होता है, तो ऐसे में कोई भी सांसद किसी को भी वोट दे सकता है। और जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं उनका कहना है कि भाई चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे बिहार हो, उनको हर जगह से समर्थन मिल रहा है और उन्होंने जो एनडीए के सांसद हैं उनको चिट्ठियां भी भेजी हैं, उनसे समर्थन भी मांगा है और पॉजिटिव रिस्पांस भी दिखाई दे रहा है। और उसी के चलते जो गृह मंत्री हैं उनको विपक्ष के सांसदों को फ़ोन करना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री के करीबी जो उद्योगपति हैं उनको विपक्ष के नेताओं के साथ में मुलाकात करनी पड़ रही है। तो ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, जिनको एनडीए का उम्मीदवार बताया जा रहा है सीपी राधाकृष्णन, वो बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के चलते अब बीजेपी हाईकमान है उसने अपने हाथ में कमान ली। जेपी नड्डा ने जिस तरीके से डिनर आयोजित किया था अपने आवास पर वो अब कैंसिल हो गया है और अब 8 तारीख का जो डिनर है वो भी कैंसिल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई पंजाब की बाढ़ के चलते कैंसिल हो रहा है। अगर पंजाब की बाढ़ की इतनी ही चिंता है तो प्रधानमंत्री अब तक पंजाब के दौरे पर क्यों नहीं गए हैं? अब यह कहा जा रहा है कि वो 9 तारीख को जाएंगे। भाई जब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा, उपराष्ट्रपति चुनाव में पहले वो वोट डालेंगे और स्थितियां देखेंगे। यानी आप उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हमारा उम्मीदवार जीत जाए, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव एकदम कांटे का हो गया, करीबी मुकाबला हो गया है कि कोई भी चुनाव जीत सकता है, उसके चलते बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है और उसको 9 सितंबर तक पंजाब में जो बाढ़ आई हुई है उसकी चिंता नहीं है। चिंता है किस चीज़ की कि किसी तरीके से हमारा उम्मीदवार जीत जाए। और क्योंकि जिस तरीके से भगदड़ की स्थिति दिखाई दे रही है और आप डिनर तो कैंसिल कर रहे हैं, डिनर आप कैंसिल कर रहे हैं तो आप पंजाब का दौरा भी कराइएगा जाके। अब पंजाब के दौरे की भी खबर आ रही है, अब ये भी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मणिपुर भी जाएंगे। अब जब चुनाव करीब आ गया बिहार का तो आपको हर चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन बात वही सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से डिनर बीजेपी के नेताओं के कैंसिल हो रहे हैं, चाहे वो बीजेपी सांसदों का डिनर हो चाहे वो एनडीए सांसदों का डिनर हो, उससे ये चीज़ तो साफ हो रही है कि जो अंक गणित है उस अंक गणित में बीजेपी बुरी तरीके से घिर गई है, फंस गई है। और इसी के चलते प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे बीजेपी अध्यक्ष हों, वो एक एक सांसद का मन टटोलने में लगे हुए हैं। अपने जो सहयोगी हैं उनको एकजुट कर रहे हैं कि किसी तरीके से उपराष्ट्रपति का चुनाव, जिस तरीके से 2022 में तो चुनाव एक तरफा हुआ था, तकरीबन 400 वोटों का अंतर था, लेकिन इस बार 4 वोट का अंतर भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। और इसी के चलते तमाम कोशिशें की जा रही हैं। बीजेपी ने हर तरीके की कोशिश की है कि किसी तरीके से सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीत जाए, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं उसमें यह माना जा रहा है कि चुनाव कहीं पर भी जा सकता है और वही जो डर है बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन फंस गए हैं, ये सवाल इसलिए भी बड़ा है या इस तरह की आशंका इसलिए भी हैं क्योंकि इस बार बीजेपी लगातार संपर्क कर रही है विपक्षी सांसदों को। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। पहले संजय राउत की तरफ से दावा किया गया कि फडणवीस ने कॉल किया था उद्धव ठाकरे को। इसके अलावा शरद पवार की तरफ से भी इसी तरह की जानकारी आई और अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी बाकायदा ट्वीट करके बताया है कि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार जो हैं उनको ही समर्थन दिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि तेलंगाना के जो सीएमओ हैं उन्होंने आज मुझसे बात की और अनुरोध किया कि हम जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दें और हैदराबाद के रहने वाले और एक सम्मानित कानूनविद जस्टिस रेड्डी को अपना समर्थन देगा। मैंने भी जस्टिस रेड्डी से बात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। यानी असदुद्दीन ओवैसी ने बता दिया है कि वो किसको समर्थन देने वाले हैं। लेकिन एक तरफ ये बात साफ हो गई है कि एनडीए के अंदर जरूर कोई ना कोई खींचतान
खींचतान जरूर है, जरूर ये बात है कि जो संख्या बल लेकर चल रहा था, जिस चीज को लेकर बीजेपी उत्साहित थी, या कह सकते हैं कि जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया 21 जुलाई को, उसके बाद बीजेपी बहुत ज्यादा आश्वस्त थी कि उसके पास से उपराष्ट्रपति की कुर्सी नहीं जाने वाली है। बहुत आसानी से उसके पास इतने नंबर हैं, बहुमत है उसके पास कि वो आराम से जिता सकता है अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को। लेकिन अब जैसे जैसे 9 तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी की वो कोशिश, बीजेपी का जो सपना है, बीजेपी जो सोचकर चल रही थी, उसमें उसको वो फेल होती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि अब लगातार बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक तिकड़म अपनाई जा रही है। बीजेपी की तरफ से लगातार विपक्षी सांसदों को कांटेक्ट किया जा रहा है, उन्हें सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट करने के लिए अपील की जा रही है। जबकि उधर अगर देखा जाए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, वो खुद सांसदों से संपर्क कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए के सांसद हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन के सांसद हो, वो खुद जाकर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सीपी राधाकृष्णन कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और इसको लेकर भी बी सुदर्शन रेड्डी कई बार उन्हें चुनौती भी दे चुके हैं कि आप खुलकर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, आइए और एक डिबेट कीजिए। इससे पहले अमित शाह ने कमान संभाल रखी थी, इसके बाद जेपी नड्डा ने डिनर आयोजित किया और पीएम मोदी की तरफ से भी कमान संभाली गई, लेकिन बीजेपी आला कमान की कोई भी कोशिश कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल सभी की निगाहें उपराष्ट्रपति चुनाव पर टिकी हुई है जो चल रहा है, और 9 सितंबर को जब वोटिंग होगी, उसके बाद उसी दिन जब नतीजे आएंगे, तब यह साफ हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन को जीत मिली या एनडीए गठबंधन को जीत मिली। लेकिन फिलहाल बीजेपी की हालत पतली दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग अब पलटी मार रहा है। चुनाव आयोग को समझ में आ चुका है कि विपक्ष से अगर और ज्यादा पंगा लिया तो यह मामला और तेजी से उठेगा और सुप्रीम कोर्ट के पास वो सबूत पहुंचेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने लायक चुनाव आयोग नहीं बचेगा। वहीं एसआईआर प्रक्रिया पर घिरे हुए चुनाव आयोग ने बड़ी पलटी मारी, साफ साफ कह दिया कि 0 नंबर अब घरों को दिया ही नहीं जाएगा, मकानों को दिया ही नहीं जाएगा। यह अपने आप में विपक्ष की एक बहुत बड़ी जीत है। यानी चाहे वो एसआईआर प्रक्रिया हो, साफ है बिहार चुनाव पर इसका असर जरूर दिखेगा। बिहार में महागठबंधन मजबूत है, उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूत है और सभी जगह पर बीजेपी फिलहाल फंसी हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DV लाइव। आप मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।